Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जिस टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उसे मुगल काल के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा काल जिसकी शुरुआत 1526 ईस्वी में पानीपत की जंग से शुरू होती है और जिसका समापन आप देखेंगे कई डेटों में दिखाया जाता है। एक 1707, दूसरा 1757, तीसरा 1764 और अगला डेट जो होता है वह 1857। हालांकि इन सभी डेटों पर हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे, लेकिन मुगल काल का जो अपना स्वर्णिम काल रहा है वह रहा है 1526 ईस्वी से लेकर के जो है 1707 ईस्वी तक। इस काल में भी कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। आखिर में मुगलों ने किसकी शासन सत्ता को हटा करके शासन सत्ता से किसको पदच्युत करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की, पहले उन पर बात कर लेते हैं, फिर इस राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण शासकों के बारे में और उनके समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार की होती है। दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश यानी कि लोधी वंश का शासन था दिल्ली पर। चारों तरफ क्षेत्रीय शक्तियां और इसके साथ साथ ऐसी शक्तियां जिनके अंदर एक साम्राज्य स्थापित करने की शक्ति थी, सब अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे बढ़ रही थी। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी उस समय शासन सत्ता पर आरूढ़ था। कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी के अपने करीबी उससे नाराज तो थे ही और चारों तरफ षड्यंत्र कर रहे थे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कई ऐसे शासक हैं जो लगातार उसको सत्ता से हटाने का प्रयास कर रहे थे, जिनमें राजस्थान क्षेत्र के राणा सांगा का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। खैर, राजनीतिक अस्थिरता, षड्यंत्र, इन सब का शिकार लोधी वंश का शासक होगा, और क्यों ना हो, उसके अंदर योग्यता अब उतनी नहीं रह गई थी जितना कि सल्तनत के शासकों में थी। कहानी कुछ इस प्रकार की होती है। 1526 ईस्वी, जंग का मैदान पानीपत। रण होने से पहले उस व्यक्ति के बारे में सामान्य बात कर ले जिन्होंने उस जंग के मैदान में यानी कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। कहा जाता है कि बाबर ट्रांस आक्शियाना के फरगना, एक छोटे से प्रांत में शासन करता था। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि जो है एक शासक वर्ग से नहीं थी, लेकिन उसके पिता कहीं न कहीं राजनीति में एक अच्छे पद पर थे, शासन सत्ता में एक अच्छे पद पर थे। बट जो भी है, बाबर जिस समय शासक बनता है वह अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही लोगों से परेशान हो जाता है। कई बार उसके अपने रिश्तेदार उज़्बेक सरदार उसको शासन सत्ता से हटा देते हैं। कहानी उस दिन की है जब बाबर एक बार दुखी होकर एक बाग में बैठा हुआ था। कहा जाता है कि उस बाग के बगल से एक बूढ़ी महिला गुजर रही थी। उसने बाबर को देखा, उसके समझ में आ गया कि जरूर कोई शासक या युवराज होगा। उस बूढ़ी महिला से जब मुलाकात हुई तो उसने बाबर के बारे में पूछा। बाबर ने अपने अतीत को बताया। उसने कहा, बेटा, जितना संघर्ष तुम फरगना को प्राप्त करने में कर रहे हो, उससे कहीं कम अगर आप हिंदुस्तान की तरफ आप रुख करते हो तो सफलता मिलेगी, और वह सफलता आपको पराकाष्ठा की तरफ लेकर के जाएगी। कम संघर्ष और पराकाष्ठा की तरफ, यह तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ था। खैर, जो भी है, बाबर उस महिला की बात को मानता है और वह जो है भारत की तरफ प्रस्थान करता है। कहा जाता है कि बाबर जब पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में आया तो पंजाब की उस हरी भरी धरती को जब उसने देखा तो उसके मन में वही भाव आया, और उसने कहा भी, और अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में उसने लिखा है, उसने इस बात को कहा कि जब मैं पंजाब की धरती को देखा और उसके मन में भाव आया, यही स्वर्ग है, यही जन्नत है। तत्कालिक परिस्थितियां भी बाबर के अनुकूल थी। उस समय दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था। इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। चारों तरफ षड्यंत्र का शिकार, और बाबर को कई ऐसे लोग थे जिन्होंने निमंत्रण दे दिया लोधियों के अगेंस्ट में। इवन आप देखेंगे इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई और रिश्तेदार भी बाबर से जा मिले। वहीं आप देखेंगे राजस्थान के शासक राणा सांगा का एक दूत भी बाबर से जा मिला। कहानी अब विस्तार से आगे बढ़ती है। बाबर का पानीपत के मैदान में जंग लड़ना, उससे पहले बाबर ने कई सामान्य युद्ध लड़ चुका था, लेकिन पानीपत युद्ध से उसकी कहानी को शुरू करते हैं। भारत में सन 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई पानीपत की जंग से। बाबर अपनी सेनाओं के साथ पानीपत के मैदान में आ डटा, और कहा जाता है कि एक तरफ बाबर की सेना और दूसरी तरफ लाखों की सेना के साथ इब्राहिम लोधी। बाबर उज़्बेकों से कई सारी रण पद्धति को सीखा था। उस्मान विधि और तुलगमा पद्धति के माध्यम से बाबर अपने जंग को लड़ता था। मैं उस्मान विधि और तुलगमा पद्धति के बारे में संक्षिप्त में बता दूं
कि यहां पर होता कुछ इस तरीके से है कि सेनाएं जो हैं इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लेती हैं और जो मुख्य मार्ग यानी कि मेन मार्ग होता है वहां पर कमजोर सैनिक लग जाते हैं। भारतीय शासकों की विशेषता थी कि वह सामने से एंट्री करते हैं और बाबर ने क्या किया, इस तरह से अपने सैनिकों को लगा दिया और बीच बीच में तोप लगा दिया। मुख्य मार्ग से सैनिकों का आना और अंदर की तरफ जाना, चारों तरफ से बाबर के सैनिकों का घेरना और तोपों का चलना, पानीपत की जंग के मैदान में यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता को देखा जा सकता है। और कहा जाता है कि बाबर इस नीति से, उस्मान विधि और तुलगमा पद्धति से बाबर ने इस विजय को प्राप्त किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत यानी कि दिल्ली के उस सिंहासन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। आप यहां पर देखेंगे बाबर के द्वारा जिस साम्राज्य की स्थापना की गई, इतिहास में उसे मुगल साम्राज्य के रूप में जाना जाता है।